नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से प्रदीप कुमार जी, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत है प्रदीप जी आपका स्टडी आईक्यू पे और आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच मैम। मैं प्रदीप जी के बारे में सभी को बता दूं तो ही इज अ रियल रोल मॉडल, इसलिए क्योंकि कई बार होता है जब हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो हम कई बार सपनों को वी हैव टू गिव अप आवर ड्रीम्स, बट इन्होंने अपने सपने में जान रखी एंड ही डिडंट गिव इट अप जब तक वो सपना पूरा ना हो पाया। प्रदीप जी इज मैरिड, ही हैज किड्स। उनका सपना था बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाना और तब तक तैयारी जारी रखी। he had lot of hard he has done lot of hard works, he has to have a lot of hardships, but सफर खूबसूरत रहा और मंजिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तो चलिए बात करते हैं प्रदीप जी से और जानते हैं उनका सफर शिखर तक का। तो प्रदीप जी, मैंने बहुत सारी चीजें आपके बारे में बता दी ऑलरेडी कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, यू आर डूइंग अ जॉब, यू लेफ्ट योर जॉब फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग। लेकिन मैं चाहती हूँ ये जो पूरा सिलसिला है इस पूरी जर्नी का, वो आप बताएं। जी मैम, मैंने बीटेक कंप्लीट की थी मैम 2011 से 15 के बैच में। तो जिस साल बीटेक कंप्लीट की थी उसी साल मैंने एचसीएल में मुझे जॉब मिल गई थी। मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो क्या था कि लाइक कॉल सेंटर टाइप का होता है, वो कोल्ड जॉब थी। तो एक साल जॉब की, उसके बाद फिर मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, वो भी एक साल जॉब की। फिर मैंने वो छोड़ के भी एक साल मैंने खुद का लाइक फूड बिजनेस शुरू किया, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक था, तो मैंने एक साल वो किया। अब वो भी किसी रीजन से बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, लाइक जॉब की तरफ, कि एक सिक्योर फ्यूचर देखते हैं, इसके लिए फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू की। लेकिन जैसे आपने बताया कि मैरिड होते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो मैंने साथ साथ क्या किया, एक कंपनी ज्वाइन कर ली। फैक्ट्री मेरे घर के पास ही थी, छोटी सी फैक्ट्री थी 10-15 लोगों की। तो उसमें मैं ऑफिस में काम करता था और तभी मैं साथ साथ प्रिपरेशन शुरू करता था। अब वो जो जर्नी है उसमें जैसे सबसे पहले मुझे रीजनिंग में बड़ी दिक्कत आती थी, तो मैंने स्टडी आईक्यू से पढ़ा तरुण सर से। तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताए रीजनिंग के, काफी सारी चीजें उन्होंने बताई। इससे पहले मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी, और लाइक जो बेस है वो तरुण सर ने बनाया। और करंट अफेयर के लिए फिर मैंने गौरव सर को फॉलो किया था। मुझे याद है अभी भी, जब 2019 में एक बैंक आईक्यू नाम से स्पेशल चैनल बनाया था गौरव सर ने। तो गौरव सर काफी जैसे मेहनत करते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए, तो तब से ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने एग्जाम्स दिए। तो पहले अटेम्प्ट में बहुत सारे एग्जाम्स नहीं निकले, सिर्फ मेरा आईयूपीएस पीओ का प्री निकला था। और उसी दौरान मुझे फैक्ट्री की तरफ से लाइक बीआरसी में ट्रेनिंग करने के लिए मुंबई जाना था। तो मैंने वो ट्रेनिंग छोड़ दी, मैंने बोल दिया सर को कि सर मैं नहीं जा सकता। और मैंने फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करी, 1 मंथ था मेंस के लिए। तो ऑब्वियसली 1 मंथ में मेंस की प्रिपरेशन नहीं होती है जनरली, तो वो एग्जाम मेरा नहीं निकला। नेक्स्ट ईयर फिर मैंने बहुत बहुत सारे एग्जाम्स दिए, जिनका प्री निकला, मेंस नहीं निकला। तो कुछ का मेंस निकला, जैसे लास्ट ईयर मैंने आईबीपीएस पीओ का मेंस क्लियर किया था, एसबीआई पीओ का मेंस क्लियर किया था, बट फाइनल कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो काफी लगता है कि कोई एक जॉब मिल जाती तो थोड़ा फ्यूचर अच्छा हो जाता, बट नहीं, ठीक है। फिर मैंने ये था कि क्लर्क में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था इस साल का। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार हम करते हैं पूरे अच्छे से तैयारी। तो इसी दौरान गौरव सर की एक वीडियो देखी मैंने यूट्यूब फेस्ट की, जिसमें वो सर कह रहे थे, गौरव सर, कि जब आप काम करते हैं तो आपको लट्टू की तरह काम करना चाहिए। लाइक वो घूमता तो फुल स्पीड पे है, लेकिन सामने लोगों को नहीं दिखता। तो फिर मैंने वही सोचा कि ठीक है, एग्जाम्स में दे रहा हूँ। जब मैं अपने घर पे बताता था कि भाई फैमिली को कि मेरा एग्जाम मेंस नहीं निकला, तो उनको भी थोड़ा बुरा फील होता था कि भाई लाइक सब कुछ छोड़ के मेहनत कर रहा है, फिर भी नहीं मिला। तो मैंने वही सोचा कि जब एग्जाम निकलेगा मैं तभी बताऊंगा। तो लास्ट ईयर इस साल मेरे सारे प्री एग्जाम निकले, सभी जितने भी मेनली 6 एग्जाम थे सभी निकले। एंड आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में मैंने प्री में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया है। एंड मेंस में फिर अभी मेंस में जब रिजल्ट आया था 1 जनवरी को, तो उसमें मेरा नाम आया। तो मैंने घर पे बताया कि मेरा अब फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। और भी है एग्जाम्स आगे लाइनअप है, लाइक पीओ के हैं, तो उनके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसमें मैं ज्यादा फोकस करूंगा करंट अफेयर्स पे। और लाइक जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी आती होंगी, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि घर से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं सब कुछ छोड़ दिया, जैसे मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी, जब मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो मुझे लगा कि घर से पैसे वगैरह मांगना ठीक नहीं है। तो मैंने अपने घर से थोड़ी दूर एक छोटी सी शॉप खोली, उस शॉप पे ये कुरकुरे चिप्स बिस्किट वगैरह टाइप का मैं रख के अपना पूरा दिन वहीं बैठा रहता था, वहीं काम करता था, वहीं प्रिपरेशन करता था। फिर 2-4 बच्चों को मैं ट्यूशन भी पढ़ाने लग गया। तो थोड़ी थोड़ी अर्निंग मेरी वहां से होनी शुरू हो गई। लेकिन गौरव गौरव सर के करंट अफेयर पढ़ के मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने एक दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए करंट अफेयर्स प्रूफ रीडर ज्वाइन कर लिया अगस्त में। तो 2-3 महीने वहां काम किया, वहां से मेरी फिर थोड़ी सी अर्निंग हुई।
फिर जब मेंस के एग्जाम्स लाइक नजदीक आए तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया। लेकिन ये है कि गौरव सर से पढ़ के करंट अफेयर्स वगैरह पे काफी कॉन्फिडेंस मिला एग्जाम के लिए भी, और मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि जो प्रूफ रीडिंग वगैरह का काम है वो भी मैं काफी अच्छे से कर देता था। प्रदीप, आपने जिस दिया कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही है, और बेशक इट वाज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, कि कहाँ एक तरफ आप कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, देन यू हैड योर ओन बिजनेस, उसके बाद फिर एक एक बिल्कुल ही एक प्रिपरेशन फेज में आना। हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू कम फॉर यू टू कम इन द प्रिपरेशन फेज, क्योंकि एक बार हो जाता है कि जब आपका एक स्टेबल इनकम आने लगती है तो फिर वापस प्रिपरेशन में आना इज नॉट दैट इजी। तो जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है मैम कि जब हम बिल्कुल सब कुछ छोड़ के प्रिपरेशन करते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, और ऊपर से घर से पैसे मांगने में थोड़ी सी वो भी सही नहीं लगता। फिर अब बैंक एग्जाम्स के फॉर्म वगैरह भरने होते हैं तो उसके लिए भी काफी सारी दिक्कतें आती हैं इसमें। और प्रिपरेशन के टाइम पे भी काफी, जैसे अगर हमारा एक तो होता है कि लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका लाइक कुछ भी नहीं निकल रहा, वो स्टार्टिंग ही है, प्री निकल रहा है और बेस मेंस नहीं निकल रहा। मेरा था कि मेरे बहुत सारे एग्जाम थे, पहले मैं गौरव सर को जब फॉलो करता था तो करंट अफेयर्स उनके और भी जगह मेरे काम आते थे। लाइक मैंने एसएससी एमपीएस में भी 85 प्लस स्कोर किया था, तो उसमें भी दिए काफी अच्छा स्कोर था। मैंने हरियाणा का एचएसएससी क्लर्क का भी किया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में मैं कहीं नहीं आ पाया था। लेकिन और भी है कि अगर और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो जब आप प्रिपरेशन करते हो और आपको बार बार फेलियर मिलता है तो सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है कि जिस जो आपका प्रिपरेशन लेवल है और आप अपना फेलियर देखते हो वो प्रिपरेशन लेवल एकदम से डाउन हो जाता है। लेकिन फिर वही है कि आपको ठीक है, एक दिन परेशान हो गए, नेक्स्ट डे आपको फिर से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। मैं ये था। और दूसरा, जब गवर्नमेंट जब बैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि प्री की प्रिपरेशन उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, फिर रिजल्ट आने के बाद मेंस पे करते हैं। मैंने प्री और मेंस एक तो साथ साथ प्रिपरेशन रखी, क्योंकि जो बैंक एग्जाम्स होते हैं उसमें मेंस की जो होती है हाई लेवल पजल्स या डीआई, ये साथ साथ रखी मैंने। तो इनको जब शुरू शुरू में करता था, मुझे याद है तरुण सर की, जब मैं मेंस लेवल की पजल बनाता था जब शुरू में था, और मेंस लेवल की डीआई, तो मैं मुझे नींद आ जाती थी पजल बनाते बनाते। तो काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे फिर आप इम्प्रूव करते हैं, धीरे धीरे आपको पता लगता है कि हाँ ये इस तरह से हम टाइम बचा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो जब प्रिपरेशन करने लगते हैं, थोड़ा टाइम निकल जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होने लगता है। प्रदीप, आपने जैसे एकदम राइटली मेंशन किया कि जब आपके पास एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाउ डिड यू कोप अप विद योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आल्सो, क्योंकि यू हैड अ फैमिली, यू वर प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, एंड बहुत सारे पहले भी फेलियर्स मिल चुके थे एंड यू आर नॉट कमिंग इन द फाइनल लिस्ट। तो ये सारा एडेड प्रेशर, हाउ डिड यू मैनेज इट? क्योंकि ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सपने पर गिव अप कर देते हैं जब उनके पास एक फैमिली प्रेशर्स रहते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। लेकिन शायद आपको देखकर बहुत सारे लोग फिर से रिजुविनेट हो सकते हैं, अपने सपने को रिजुविनेट करेंगे। मैम इसके लिए सबसे पहले तो जैसे मेरे घर वाले हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी नहीं कहा कि तू ये सब क्यों कर रहा है, छोड़ के अपनी कहीं जॉब करने लग जाओ। फिर फैमिली थोड़ी सपोर्टिव है, लाइक जैसे मेरी वाइफ, उन्होंने भी कभी कुछ ही नहीं कहा, कि कुछ नहीं मांगा। ये ठीक है, वो कहते थे ठीक है आप प्रिपेयर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक मेरे से कभी भी एक्स्ट्रा खर्चा कभी भी उन्होंने कराया ही नहीं। हालांकि मैं जैसे शॉप पे बैठता था, मैं खुद ही कभी घर के लिए कुछ सामान अगर मेरे से होता तो मैं ले आता था। मेरे पास वैसे नॉर्मली मेरे पास पैसे नहीं ही रहते थे, रियली नहीं रहते थे। जैसे एक बार मुझे पता है कि बच्चों की फीस आई थी और वो फीस कुछ फॉर्म वगैरह भरने में खर्च होगी, और मैं लैपटॉप पे कुछ काम करता था और उसकी एक उसका चार्जर चेंज करना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने बच्चों से एडवांस में फीस ली, तो मैं चार्जर लेके आया। नेक्स्ट डे मेरा स्पेक्स टूट गया, अब उसमें भी प्रॉब्लम, मैं घर पे, लेकिन मैं नहीं मांगता था। और लेकिन फैमिली थोड़ी सपोर्टिव होती है। मेरे फादर ने कभी नहीं कहा, लाइक मम्मी फिर भी थोड़ा सा परेशान होते हैं ना कि क्यों परेशान हो रहा है, रात को जागते थे तो मम्मी उठ के आ जाती थी कि सो जा, टाइम हो गया है, सुबह फिर उठेगा, लेट उठेगा, इस तरह से जैसे घर वाले बोलते हैं। बट फिर लाइक सपोर्टिव थे। अब जैसे अभी मैंने बताया तो फाइनली घर पे सबको ये कि हाँ जितनी मेहनत करी उनका लाइक ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगा, अब फ्यूचर सेटल हो जाएगा। बेशक इस बात को फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, एम्फेसिस और देना चाहूंगी कि सपने जरूर देखें और सपने में इतना दम रखें कि सपने पूरे हों, व्हाटएवर इट टेक्स, क्योंकि सपने बहुत जरूरी है देखना। और अगर इफ यू हैव ड्रीम्स इन योर लाइफ, यू आर अलाइव। प्रदीप, थोड़ा सा और एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। आपने कई बार एग्जामिनेशन दिए, यू आर नॉट मेकिंग टू द फाइनलिस्ट। इस बार किन गलतियों पर इम्प्रूव किया, किन खास बातों का ध्यान रखा दैट यू आर इन द फाइनलिस्ट? पिछली बार मेरा आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का प्री निकला था,
मेंस मैंने दिया था, लेकिन मेंस निकला नहीं था। रीजन ये था कि जैसे मेरा मैथ्स अच्छा है, तो मैंने सोचा पहले मैथ्स के ही सारे क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद बाकी सेक्शन पे जाऊंगा। और वो मैथ्स के क्वेश्चन करते ही करते, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एक DI लेंदी आती है, थोड़ा टाइम लग गया, मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया और मैं सेक्शनल कट ऑफ की वजह से रह गया। तो इस बार मैंने क्या किया कि RRB एग्जाम्स में हमारे पास कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता, हमारे पास पूरा पेपर और पूरा टाइम एक साथ दे दिया जाता है। तो मैंने पहले हर सेक्शन के शुरू में 10-10, 12-12 क्वेश्चन किए कि सेक्शनल कट ऑफ ना फंसे जो पिछली बार रह गई थी। उसके बाद फिर जो GA का सेक्शन होता है उसको जल्दी से खत्म करते, क्योंकि उसमें क्या होता है, पढ़ना अगर दिमाग में आया तो ठीक है और नहीं तो फिर स्किप करना, वो खत्म किया। उसके बाद फिर मैथ और रीजनिंग किया, बाकी जो सेक्शन थे वो थोड़ा सा लास्ट में किए। तो इस बार यही मैंने चेंज किया कि एक सब्जेक्ट पे एक लाइक पूरा फोकस एक बार नहीं दिया, मैंने स्प्लिट कर दिया। पहले कुछ कुछ पार्ट किए, उसके बाद कंप्लीट करता गया उसको, जो भी कंप्लीट करना था, ये चीजें की। और अगर आप प्री की प्रिपरेशन ज्यादा कर रहे हैं और मेंस की कम कर रहे हैं तो आप बाद में मार खाओगे। पहले आप मेंस पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आप मेंस पे फोकस करोगे तो प्री में फिर आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि प्री हो गया मेंस नहीं निकलता, वो रीजन यही है। पहले मेंस पे फोकस करिए, जो भी चीज है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो जीके है, कुछ भी है। और जीके फिर कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट एक मंथ में हम बेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे कहीं कहीं से, या बेस्ट 300 ही पढ़ लेंगे, वो लेकिन ठीक है, वो आपको एक जो गैप है वो फिल कर देती है, लेकिन वो कमी पूरी नहीं करती जो जिस तरह से आपको कंप्लीट रेडी होना चाहिए। तो आपको GA भी शुरू से ही लेकर चलनी है। मुझे याद है जैसे मैं पिछली बार बनाता था तो एक ये गलती मैं करता था कि जो गौरव गौरव सर करंट अफेयर कराते थे तो मैं उसको रोक रोक के पूरा लाइक लेक्चर में नोट करता था, उसमें टाइम भी बहुत जाता था और मेरे पास लिटरली इतना बड़ा चिट्ठा हो गया था करंट अफेयर का 6 महीने का। लेकिन इस बार क्या किया, मैंने नहीं लिखा, मैंने बार बार बस उसको रिपीट करके सुना, मैंने सुन के किया। पिछली बार मैं लिखता था, इस बार मैंने नहीं किया। और एक करंट अफेयर्स की ना सर जो MCQ होते हैं उसके मंथ के एंड में एक पूरी फाइल दे देते हैं, तो उसमें आप एक बार उसमें करके देखिए। जैसे आपने रिवीजन कर ली, उसमें आप खुद से आंसर मार्क करके देखिए जो मेन मेन क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 10 दिन के एक दिन में बैठ के करके देख लीजिए MCQ, ये सब चीजें इसमें ही हेल्प मिलती है। अगर आप सोचेंगे कि ठीक है पहले प्री का बाद में मेंस का, तो नहीं होगा। आप सोचेंगे पहले GA नहीं करते बाद में करेंगे, तो भी नहीं होगा। एक और चीज है कि इसमें इंटरव्यू से, हालांकि मेरा PO नहीं निकला है, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है कि लोगों को काफी डर होता है इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में, बैंकिंग अवेयरनेस में। तो मैं जैसे करंट अफेयर पढ़ता था, गौरव सर बैंकिंग अवेयरनेस भी कराते थे, फिर भी अगर वो तो जैसे मंथ के लास्ट में देते हैं, अगर डेली कोई न्यूज आ रही है ऐसी और आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो स्टडी IQ पे जाइए। और अंकित अग्रवाल सर हैं, वो काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं साथ के साथ, क्योंकि वो स्पेशल बनाते हैं वीडियोस UPSC वगैरह के लिए। उसमें एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको काफी सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड। और क्योंकि आजकल एग्जाम्स में जो GK के क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते, थोड़ा डीप में पूछता है। तो अगर कुछ घुमा फिरा के पूछ भी लिया और आपने करंट अफेयर्स वगैरह ठीक से पढ़े हैं अंकित अग्रवाल सर से, जैसे आपने बैंकिंग अवेयरनेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया है, तो वो घुमा फिरा के अगर पूछता है तो भी बच्चे उस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। तो यही है, पहले डायरेक्ट वन लाइनर आ जाते थे, अब वन लाइनर नहीं आते, थोड़ा सा डिटेल में इधर उधर से पढ़ना पड़ता है। लेकिन स्टडी IQ पे जो अंकित अग्रवाल सर हैं और गौरव सर, ये कॉम्बिनेशन है, ये लिथल है। प्रदीप, आपने इनिशियली एक मेंशन किया था कि आप सिक्योर्ड 80 आउट ऑफ 80 इन योर प्री एग्जामिनेशन, तो मैं जानना चाहूंगी कि कैसे प्री के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैम सबसे पहले तो मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में जो कट ऑफ जाती है वो हाईएस्ट जाती है प्री एग्जाम्स के लिए। और 80 में से मैंने देखा है कई बार 78, 79 के आसपास कट हो जाती है। तो अगर हम एग्जाम लेवल के ही मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्पीड कम रहेगी। थोड़े से मुश्किल मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें आपको क्या होता है कि जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के, उसमें स्कोर कम आएगा, लेकिन पेपर जो आता है ना, एग्जाम जो होता है वो इजी होता है मैम, वो डिफिकल्ट नहीं होता, वो इजी होता है। तो आपको पहले से ये समझ के रखना है कि ठीक है मॉक टेस्ट में नहीं आए लेकिन एग्जाम में आप बेशक कर पाएंगे। तो थोड़ा सा एग्जाम से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तब प्री में आपकी स्पीड रुकेगी नहीं। और मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं प्री के लिए कि पहले मिसलेनियस टॉपिक्स उठाते हैं रीजनिंग में, ओके उनको सॉल्व करेंगे, पजल बाद में करेंगे। एक पजल अगर 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स लेती है तो वो उतना टाइम भी लेती है। तो पजल्स पहले निपटाइए, अगर गलती से कोई एक दो क्वेश्चन रह भी गया तो सिंगल मार्क का रहना चाहिए, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन लास्ट में रहना नहीं चाहिए। तो अब पजल की प्रैक्टिस इतनी करिए कि वो पहले ही कर सको, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं पजल पहले उठाऊंगा और मैं सारी कर दूंगा। तो मैंने यही किया था, पहले मैथ में पहले DI सारी, और पजल में रीजनिंग में सारी पजल पहले, ताकि जो लास्ट में क्वेश्चन है, मैथ हो या कोई भी हो, लास्ट में जो क्वेश्चन बचेंगे वो 1 मार्क्स के ही है जो रहने चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल की, तो
उसकी बात में नहीं आएगी, आप कर ही लेंगे सारे। प्रदीप, बेशक मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एग्जामिनेशन से कितने पहले मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना चाहिए? क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपर्स को सुना है कि मॉक टेस्ट इज वेरी एसेंशियल, यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द डे वन, बट आप अपने तजुर्बे से क्या बताएंगे? मैम, मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे नहीं दिए, मैंने नहीं दिए, मैं दे ही नहीं पाता था, मैं शॉप पे रहता था, मैं मॉक टेस्ट शुरू करता था, कोई ना कोई कुछ बच्चे ही होते थे, कुछ सामान लेने आ जाते थे, तो मैं क्या करता था, उस लेवल के मॉक टेस्ट सबमिट करके पहले प्रैक्टिस कर लेता था। अगर मुझे मॉक टेस्ट देने ही थे तो एग्जाम से मैं देता था कि जब जैसे ठीक है, प्री का एडमिट कार्ड मुझे पता है कि आने वाला है, तो लास्ट में 1 मंथ में ही मैं करता था, उससे पहले तो मैं नहीं ही दिए। जो अपनी हमें लगता है कि जो टॉपिक हमें नहीं आते उस पे काम करते रहो। मैंने 1 महीने से पहले मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, जब लास्ट का 1 मंथ था उसी में दिए हैं, ऐसे ही मेंस किए हैं। अभी मैं जैसे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम बता रहे हैं 22 जनवरी को है, तो मैं अब दे रहा हूँ मॉक्स, मैंने इससे पहले कोई नहीं दिए, एक ही मॉक्स दिया, एक ही मॉक दिया मैंने अभी तक, और एक-एक 2-2 गैप छोड़ के। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेली मॉक, डेली मॉक, डेली मॉक भी नहीं देना हमको। 2-2 3-3 दिन के बाद एक बार मॉक दे दीजिए, वीक में 3 बहुत है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, एग्जाम नहीं मांगते इससे ज्यादा मॉक है। प्रदीप, हमने आपसे काफी काफी डिटेल में आपकी जर्नी के बारे में जाना, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है, कि कैसे अपनी हार को अपनी जीत में तब्दील किया है। जाते जाते आप कुछ फाइनल वर्ड्स देना चाहेंगे, कुछ फाइनल टिप्स सभी एस्पिरेंट्स को? यस मैम, जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना तो हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं हो रहा, अगर बच्चे मॉक टेस्ट भी देते हैं तो उसमें लगता है कि फेल हो गए, मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तभी हमारी प्रोग्रेस जो होगी प्रिपरेशन की वो रहेगी। जैसे गौरव सर कहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस जो होती है वो नेल्स की तरह होती है। अब नेल्स एक दिन आपने आज काट ली तो आपको कल बड़े हुए नहीं दिखेंगे, वो दिखेंगे 10-12 दिन के बाद। ऐसी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जब प्रैक्टिस दिखेगी उसका जो रिजल्ट दिखेगा वो एकदम से दिखेगा। आप डेली सोचेंगे कि मैं आज एनालाइज करूं, मैंने क्या सीखा, उसका क्या रिजल्ट है, तो वो नहीं मिलेगा। आप करते रहिए, इतना ध्यान रिजल्ट पे मत दीजिए जितना ध्यान आपको प्रैक्टिस पे देना है, इसी तरह से। और ठीक है, अगर 1-2 एग्जाम में रह भी जाते हो तो कोई टेंशन नहीं है, लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, जैसे प्रदीप ने अभी मेंशन किया कि लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, और फिर से यही कहूंगी कि सपने में आपकी इतनी जान होनी चाहिए कि आप सपने को छोड़ ना पाए जब तक सपना पूरा ना हो। इसलिए मेहनत करते रहिए, सपने आपके हैं, पूरा करना आपकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस लाइव सेशन में। पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।